मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बड़ी नाइंसाफी है। इतिहास है कि कई बार ऐसे घटना जब होती है, इस तरह का वाकया होता है तो कुछ इनोसेंट लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है और वो मेरा ख्याल है कि पुलिस जानबूझ के करती है। जिन पे शक है अभी तक उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को, उनको मुजरिम समझ के पूछताछ न करें। 11 साल की शांति के बाद एक बार फिर आतंकी धमाके ने देश की राजधानी को दहला दिया। क्या भारत की शांति और इसकी तेज रफ्तार इकोनॉमी को दहशतगर्दों के भरोसे तोड़ने की साजिश है? 11 साल पहले जब केंद्र में कथित सेक्युलर सरकारों का दौर हुआ करता था, तब देश की अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक का क्या हाल था, इसे समझने के लिए बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगता है, गूगल कीजिए सब मिल जाएगा। लेकिन बॉस, बात आज की है। बावजूद इसके कि लाल किले के पास हुए धमाके के एक दिन पहले एक बड़े टेरर नेटवर्क को भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने क्रैक किया था, बावजूद इसके कि 3000 किलो एक्सप्लोजिव ही नहीं, दहशतगर्द भी पकड़े गए थे। अगर दिल्ली में धमाका हुआ तो सवाल पूछे जा रहे कि चूक कहां हो गई। ये लोग ये नहीं देख रहे कि बीसियों धमाके और केमिकल अटैक रोका गया और जो हमला हुआ वो भी पैनिक में किया गया अटैक था। हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसीज ने कामयाबी हासिल की उसकी बात करना भी जरूरी है। और अभी भी इनका काम खत्म नहीं हुआ है, पूरा फोकस आतंकी नेटवर्क को जड़ से मिटाने पर है। लेकिन जो सबसे गंभीर विषय है वो है पढ़े लिखे और दिमागदार मुसलमान युवाओं का ब्रेन वॉश। आप देखिए कि जो भी लोग पकड़े गए ज्यादातर तो डॉक्टर निकल रहे हैं। दिल्ली में ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर तो डॉक्टरी पढ़ा रहा था। क्या मॉडर्न पढ़ाई लिखाई और वैज्ञानिक सोच पर भी इस्लामिक कट्टरपंथ भारी पड़ रहा है क्या? ओसामा बिन लादेन से लेकर डॉक्टर उमर तक एक लाइन खींचिएगा तो इस सवाल का जवाब हां में मिलेगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये कौन कर रहा है? ऐसा करने वाले मुसलमान युवाओं और इस्लाम के दुश्मन हैं या दोस्त हैं? आज की एक्स्ट्रा क्लास में इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। करीब एक दशक बाद दिल्ली की आबोहवा में आतंक के बारूद की गंध खुली। 13 निर्दोष जाने गई, कई जख्मी हुए और धमाके के गुबार ने एक बार फिर मजहबी कट्टरपंथ से हवा के जहरीले होने का इशारा कर दिया। लेकिन जो सबसे खतरनाक और चिंताजनक था वो था आतंक के इस नेक्सस से जुड़े आतंकियों का एक पवित्र पेशे से जुड़ा होना। भारतीय संस्कृति में जिसे धरती के भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर आदिल राथर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सज्जाद और डॉक्टर तजामुल। क्या ज्ञान पर मजहबी कट्टरपन और सनक भारी पड़ गई? बजाय इसके कि मजहब के नाम पर चढ़ रही सनक का विरोध किया जाए, इसे धिक्कारा जाए, देश के भीतर कुछ सियासी चेहरों ने आतंक के व्हाइट कॉलर चरित्र पर कुछ और तफसील देनी शुरू कर दी। अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ? आप व्हाइट टेररिज्म कहें, रेड टेररिज्म कहें, टेररिज्म है। डॉक्टरों के आतंकी बनने के कारण खोजने वाले फारूक अब्दुल्ला से जब कोई पलटकर ये पूछ लेता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अधर्म और बर्बर जुल्म के दौर में वो खामोश क्यों रहे, तो वो भड़क जाते। लेकिन जहरीले डॉक्टरों की आतंक की साजिश पर वोट बैंक या मजहबी राजनीति वाले किरदार आतंक की वजह खोजने की बात कहते हैं। अब जरा इसे समझिए कि डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा मिलता है। वो जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट का जिम्मा संभालती है
डॉक्टर आदिल जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर लगाता है और डॉक्टर उमर दिल्ली में मासूम लोगों को धमाके से उड़ा देता है। सिखाया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। सतर्क होना जरूरी है क्योंकि सच सामने है। वो ये कि जितने भी आतंकी डॉक्टर पकड़े गए हैं वो मजहबी रूप से रेडिकलाइज्ड हैं और वो बखूबी जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और किस मकसद के लिए कर रहे हैं और उनके निशाने पर कौन होने वाले हैं। कड़वा सच यही है कि आज पूरी दुनिया के कई हिस्से, कई देश ऐसी ही कट्टरपंथी सनक के शिकार हैं, फिर चाहे वो इस्लामिक मुल्क हों या फिर गैर इस्लामिक मुल्क। इराक, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मालदीव, तो वहीं अफ्रीका भी पिछले 10-15 वर्षों में तेजी से इस्लामिक आतंकवाद से प्रभावित हुआ है। इसमें खास तौर से नाइजीरिया, माली, नाइजर, सोमालिया, केन्या और मोजाम्बिक शामिल हैं। इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देश भी इस्लामिक चरमपंथियों की सनक के शिकार हुए हैं। यहां तक कि अब फ्रांस, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन तक इस्लामिक आतंकियों के निशाने पर आ चुके हैं। वहां अभी हमले भले कम हैं, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों से प्रेरित लोन वुल्फ अटैक इन देशों में भी पड़े हैं, जिनका संबंध आईएसआईएस या अल कायदा से मिल चुका है। इसके अलावा उत्तर अमेरिका, कनाडा में भी इस्लामिक चरमपंथियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट चाहे इस्लामिक देशों में हों, यूरोप में हों, अमेरिका में हों या कहीं और, एक बात ये धीमे जहर की तरह मुस्लिम युवाओं के जहन में उतारते हैं। लाइन एक होती है, इस्लाम खतरे में है और मुसलमानों की पहचान खत्म करने की साजिश चल रही है। मुस्लिम बहुल देशों में कट्टरपंथी सेकुलरिज्म का विरोध करते हैं, सेकुलरिज्म को इस्लाम के लिए खतरा बताते हैं, मुसलमानों को सेकुलरिज्म के खिलाफ उकसाते हैं, गैर मुसलमानों को काफिर या इस्लाम के लिए खतरा बताते हैं, सेकुलर सरकारों को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं। तो वहीं गैर मुस्लिम देशों में ये कट्टरपंथी कहते हैं कि गैर मुस्लिम शासन इस्लाम विरोधी है। ये मुसलमानों को अलगाववाद के लिए उकसाते हैं, अपनी अलग पहचान पर फोकस करते हैं, इस्लामिक अस्मिता को खतरे में बताते हैं, कानूनी शिकंजे में फंसे मुसलमानों को ज्यादती का शिकार बताते हैं और शरिया लॉ को संविधान से ऊपर बताते हैं। ये बात दुनिया जानती है कि कट्टरपंथ का ये जहर असल में उतर कहां से रहा है। मजहबी लकीर पर मुसलमान बच्चों और युवाओं का ब्रेन वॉश कौन कर रहा है। दिन ज्यादा नहीं हुए ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अफसर पहुंचे थे। ये तस्वीरें भी दुनिया ने देखी थी। ये अलग बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसी तस्वीरों से ही कन्नी काट ली थी। भारत और भारत के हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक देश पाकिस्तान में नफरत की अच्छी खासी खुराक है। तो क्या यही नफरती खुराक लेकर सफेद पोश डॉक्टरों की पूरी जमात अपने काम पर लगी थी? लेकिन आतंकवाद और आतंकियों पर सख्त एक्शन का समर्थन करने के बजाय कुछ सियासी चेहरे आतंकी साजिश रचने के आरोप में पकड़े गए डॉक्टरों को भी कौमी नजरिए से दिखाते हैं, उन्हें विक्टिम बताते हैं। किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा
जो है भस्करी नाइंसाफी है और जो है ये इनकी नाकामयाबी है, असफलता है डिपार्टमेंट की जो इस तरह करते हैं। जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। तो सवाल यही है कि वोट बैंक की सियासत करने वाले चेहरों की नीयत क्या वाकई देश की शांति को पटरी पर रखने की है या नहीं? क्योंकि अगर पकड़े गए आरोपियों को लेकर मजहबी लाइन पर नैरेटिव सेट किया जाने लगेगा तो खतरे में कौन होगा? जाहिर है पूरा देश और भारतीय। लेकिन मोदी का टारगेट क्लियर है। देश में आतंकी साजिश रचने वालों पर जो एक्शन होगा उसे दुनिया देखेगी। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. सबसे बड़ी दिक्कत है कट्टरपंथ। जब मजहब पॉलिटिकल लाइन पर चलने लगता है तो कट्टरपन राजनीतिक लक्ष्यों के साथ जुड़ जाता है। आप दुनिया के नक्शे को उठा के देख लीजिए ना, ये टेररिस्ट कौन है, किन लक्ष्यों के साथ मासूमों की बलि ले रहे हैं। अल-कायदा से लेकर हमास, जैश ए मोहम्मद और आईएसआईएस जैसे टेरर आउटफिट्स का एकमात्र लक्ष्य क्या है? कोई बताने की जरूरत है क्या? पहले धमाके करना, गोली चलाना, मासूमों को मार देना और जब एक्शन हो तो विक्टिम कार्ड खेलना। उसामा बिन लादेन से लेकर मसूद अजहर तक और हमास से लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की टेररिस्ट फौज तक एक ही सनक है, एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है जिसके लिए लोग काम कर रहे थे या कर रहे हैं। दिक्कत तब होती है जब टेररिज्म पर दो अलग तरह के पैरामीटर बनते हैं। इसमें अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश माहिर हैं। जब पाकिस्तान के कंधे पर ट्रंप हाथ रखते हैं तो क्या वास्तव में वो दुनिया को दहशतगर्दों की तरफ धकेल नहीं रहे? वैसे तो इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें पुरानी और गहरी हैं। खास बात यह है कि इस आतंक को खाद पानी अमेरिका और CIA की तरफ से भी खूब दिया जाता रहा। तब तक इस्लामिक आतंकवाद को लेकर अमेरिका या पश्चिमी देशों को कोई चिंता नहीं थी, जब तक इस्लामिक बारूद का यह धमाका न्यूयॉर्क में नहीं पहुंचा। 21वीं सदी के शुरुआती साल में ही न्यूयॉर्क में अल-कायदा दहशतगर्दों की मजहबी नफरत ने 3000 से ज्यादा मासूम लोगों की जान ले ली। खास बात यह थी कि अल-कायदा के जो आतंकी इस आतंकी हमले में शामिल थे वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। जैसे मोहम्मद अता, ये जर्मनी के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कर चुका था। मारवान अल शेही जर्मनी में ही यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन और यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में पढ़ाई की थी। हानी हंजूर ये आतंकी यूएस के एरिजोना एविएशन स्कूल में पायलट की ट्रेनिंग ले चुका था। जियाद जर्राह ये भी हैम्बर्ग जर्मनी में एविएशन इंजीनियरिंग कर चुका था। इनके अलावा 15 हाईजैकर्स ऐसे थे जिसमें कई हाईजैकर्स ने मॉडर्न कॉलेजेस में पढ़ाई की थी और कुछ ने इंजीनियरिंग, भाषा, इस्लामिक अध्ययन या एविएशन में ट्रेनिंग ली थी। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में आतंकवाद का हर सिरा एक ही जगह जाकर जुड़ता है? आखिर इस्लामिक कट्टरपंथियों की जुबान में ऐसा क्या है जो पढ़े लिखे मॉडर्न युवाओं को खून खराबे और मासूम बच्चों और महिलाओं तक की जान लेने तक पर उतारू कर देता है? करीब एक दशक पहले इराक में गैर मुसलमानों, यजीदियों और यहाँ तक कि शिया मुसलमानों के बच्चों और परिवारों ने भी इस्लामिक स्टेट यानी इस्लामिक राज के सबसे बर्बर दौर को देखा है। इस्लामिक दौर की ये गवाहियां बेहद खौफनाक हैं। इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है। ईसाई पहले नंबर पर आते हैं।